कहानी एक चोट लगी औरत से शुरू होती है जो कुछ लोगों से बचती हुई अपने बच्चे को ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार गाती है। वो एक बच्चे को किसी के पास छोड़ देती है जो उसे अपने घर बुलाता है और दवा लेने जाने की वजह से कहती है, परंतु वो कभी लौट कर नहीं आती। और हम देखते हैं कि 18 साल बीत गए हैं। एक लड़की लुकाओ मिठाई मांगती है जबकि वो बड़े बच्चे जिसका नाम शू है से कह रही है, क्योंकि वो देखती है कि वो वही अखरोट का हार पहनता है। शू कहता है कि उन्हें पैसे बचाने की ज़रूरत है। लड़की बड़े ही ड्रामेटिक तरीके से कहती है उसने बदल गया है। इस पर शू मान जाता है और उसे कहता है कि वो सोप ओपरास देखना बंद करे। उससे लोगों की बातें सुनते हुए पता चलता है कि किसी ने अपने हाथों से नीला रोशनी निकाला और दूसरा 4000 पाउंड उठा सकता है। वो समझता है कि हाल ही में लोगों ने सुपर ह्यूमन काम करने की खबरें दी हैं और कुछ लोग उन्हें सुपर पावर्स कह रहे हैं। दोनों एक फेस्टिवल में एक शो देखने की कोशिश करते हैं, लेकिन शू उसे ज़्यादा देर तक उठा नहीं सकता, इसलिए वो घर की तरफ चल देते हैं। सामने वाले भीड़ के सामने शू को एक अजीब सपना आता है। जैसे ही वो शो देख रहे होते हैं, वो सोचने लगते हैं कि शायद कलाकार अग्नि को नियंत्रित करने के लिए कोई जादू इस्तेमाल कर रहे हैं या शायद उन्होंने सुपर पावर्स विकसित किए। बाद में लुका बैक स्टेज जाना चाहती है। उम्मीद है कि उन्हें ट्रिक्स सिखाया जाए ताकि वो कुछ पैसा कमा सकें। शू कहता है कि ये एक बुरा विचार है, लेकिन एक पल के लिए रुक कर वो समझता है कि ये असल में एक बढ़िया विचार है। वहाँ उन्हें देखते हैं जब कलाकार को नींद में डाला जाता है और जब उन्हें पकड़ा जाता है तो कहते हैं कि वो सिर्फ वॉशरूम ढूंढने में हो गए थे। लोगों को यह देख कर पकड़ा जाता है कि वो पुलिस हैं और बस कलाकार को अरेस्ट कर रहे हैं क्योंकि उन्हें शो करने की अनुमति नहीं थी। शू सोचता है कि ये बिल्कुल झूठ है, लेकिन वो कुछ नहीं कहता। जब लोग उन्हें छोड़ देते हैं, बाहर एक आदमी देखता है कि वह एक स्टेज से निकले हैं और जानना चाहते हैं कि शू ने क्या देखा। हालांकि उस अनजान व्यक्ति से नफरत है और वो उसे बस इग्नोर करता है और चले जाता है। फिर उस आदमी खुद सोचता है कि कलाकार ने अपने शो में अपने सुपर पावर्स का इस्तेमाल किया था और उस लोग शायद ऐसे लोगों को पकड़ने चाह रहे हैं जिनमें शक्तियां हैं। लूका उसका नाम बार बार यूज़ करती है और शू को भाई को कहने के लिए कहती है, लेकिन वो इनकार करता है और उसे याद दिलाता है कि वो खून का रिश्ता नहीं है। वो उसे ये धमकी देता है कि वो उसे यतीम घर में छोड़ देगा, लेकिन लूका उससे कहती है कि हाँ वो ये कर सकता है क्योंकि वो खुद उसके पास लौट आएगी। शू पूछता है कि अगर दुनिया में सुपर स्ट्रांग लोग होते तो वो क्या करती, तो वो बताती है कि वो ज़्यादा ताकतवर बन जाती। उसको लगता है कि वो कमज़ोर है, लेकिन कहती है कि ये ठीक है क्योंकि वो उसे बचा लेगी और उसे बस खाना बना के देना है उसे। बाद में लूका खबर में देखती हैं जिसमें लोग छोटे से लेकर बड़े तक सुपर ह्यूमन चीज़ें कर रहे हैं और ये सोचते हैं कि ये जादू है या इंसानी शरीर का जागरूकता। शू को नूडल्स लाने के लिए दुकान जाना पड़ता है, लेकिन लूका कहती है कि उसका खाना कभी स्वाद से भरा नहीं होता है और वो उसके गले में लटके हुए अखरोट ही खा लेगी। गले में लटके हुए अखरोट, बड़ा अजीब सा स्क्रिप्ट लिखा हुआ यार मैंने, सॉरी। हाँ, शू कहता है कि ऐसा सोचना भी मत, लेकिन वो फिर से कहती है कि वो बदल गया है। दुकान जाते वक्त उसके पास यादों की यात्रा होती है। लूका हमेशा उसके साथ थी। उसकी बचपन में जब वो सड़क क्रॉस करता है, एक व्हीकल उस पर टकराती है और वो ज़मीन पर लेटता है और उसकी मौत होने वाली होती है, लेकिन वो जब वो होश खो देता है। हालांकि उस पल में कुछ सुपर नेचुरल घटना होती है। जब उसका अखरोट टूट जाता है, यानी जो उसके गले पे लटका हुआ शॉल था उसका अखरोट, ओके नहीं, उसके जो गले का नेकलेस था उसका अखरोट, ओके हाँ ठीक है यार, अखरोट टूट जाता है और उसे एक रोशनी निकल कर उसके शरीर में दौड़ती है। जब वो होश में आता है, उसको कोई चोट नहीं लगी होती है और ना ही कोई दर्द महसूस हो रहा होता है, जिससे उसे ये सोचना शुरू कर देता है कि क्या उसने भी सुपर पावर नेचुरल्स डेवलप कर लिए हैं। लेकिन वो ये विचार को एक तरफ रखता है क्योंकि उसे मौका लेना होता है उस ड्राइवर से पैसे लेने का, लेकिन ड्राइवर भाग जाता है क्योंकि उसको लगता है कि ये एक भूत है। वो लूका के लिए कुछ फ्लेवर्ड इंस्टेंट नूडल्स खरीद कर कल घर जल्दी भागता है। उसके हादसे के बाद लोगों से मिलने पर अब उनके सर पर कुछ नंबर्स दिखाई दे रहे होते हैं, लेकिन वो उन्हें इग्नोर करता है। वो लूका को बताता है कि उस पर गाड़ी ने टकराया था, लेकिन वो ठीक है। और लूका ये समझाती है कि शू ने ड्राइवर को क्या कहा या उसे मार तो नहीं दिया। जब वो अपने शरीर को जांचता है तो उसके शरीर पर एक अजीब सा निशान पाता है, एकदम यूज़र इंटरफेस की तरह होता है और उसके सामने यूज़र इंटरफेस आ जाता है।
उसमें कुछ अनजाने लोगों का नाम और उनके साथ बैलेंस लिखा होता है। तब उसे पता चलता है कि लगता है उसने नेगेटिव इमोशंस को डेवलप कर लिया है और उससे वो पैसे कमा सकता है। उसको लगता है कि उसने अपनी शक्तियाँ जगाई हैं और डीमन किंग बनना चाहता है और सोचता है कि वो इससे डीमन किंग बन जाएगा। जितने ज़्यादा नेगेटिव इमोशन होंगे वो उतना ही ज़्यादा मजबूत होगा और वो अपने बैलेंस को इस्तेमाल कर कर जुआ खेलते हैं, लेकिन वो कई बार हार जाता है। शो एक चीज़ जीत जाता है और उसे बस एक एप्पल मिलता है, लेकिन वो उसे खाने के बाद बहुत अच्छा महसूस होता है कि उसे बहुत अच्छा लग रहा है। वो अपने बचे हुए बैलेंस को जुआ खेलकर गंवा देता है, लेकिन अंत में अपना एक और चीज़ जीतता है जो कि होता है ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, और उसको वो सॉन्ग मिलता है जो थोड़ा बदल दिया गया होता है। गीत गाकर जब वो देखता है कि उसे एक सोलर सिस्टम में लेके जा चुका है, वो वहाँ लूका से कहता है कि क्या उसने देखा है कि कैसी खिड़की से बाहर उड़ गया। उसके जवाब में लूका कहती है कि नहीं, और कहती है कि वो बेवकूफ़ है, जिससे उसे समझ में आता है कि शायद वो अब भी घर पर ही है। लूका को नूडल्स पर क्या डालना है ये पता नहीं होता है, तो इसलिए वो उससे पूछती है। तो वो बताता है कि उसे ये सब डालना है, जो तो उसको थोड़ा सा गुस्सा कर देता है और उसको वो समझ में आता है कि वो उससे उसके पॉइंट्स मिल सकते हैं। बाद में दोनों साथ में सोप ओपेराज देखते हैं। जब खबरों में नियर बाय में एक आग की खबर आती है, शो छत पर उसे देखने जाता है और वहाँ से पहले ही अनजाना मर्दों का पता चलता है। मर्दों को उसे ढूंढ लेते हैं और पूछते हैं कि वो यहाँ पे क्या कर रहा है। तो शू उसको किशमिश का डब्बा मिलता है और वो बताता है कि वो किशमिश ऊपर कलेक्ट करने आया था। एक मर्द ने कहता है कि उसने शू के दिल की कोई धड़कनों में कोई भी परिवर्तन नहीं देखा है, तो वो उसे छोड़ देते हैं और उसको लूका को सब कुछ समझा देना होता है। कुछ बताने वाला होता है, लेकिन किसी व्यक्ति के छत से गिरते देखकर वो उसे बीच में नहीं बताता है। उसके पास कुछ नेगेटिव भावनाएं होती हैं क्योंकि उसे इन्वेस्टिगेट करने का मौका नहीं मिला, और वो फिर भी उसके साथ चल देती है। वह व्यक्ति पहले यह कलाकार है और शू को ये विचार आता है कि क्या उसी ने ही ये तो आग नहीं लगाई। उसे बुरा कहता है और संख्या बताता है कि व्यक्ति सिर्फ बेहोश होने का नाटक कर रहा है। पॉइंट्स चाहता है, इसलिए कहता है कि वो कलाकार के शरीर को वहाँ छोड़ देना चाहिए और उनका कोई समस्या इससे लेना देना कोई नहीं है। व्यक्ति पानी मांगता है, लेकिन जो स्नोबॉल देता है, व्यक्ति बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और वो उसके ऊपर कोशिश करता है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा असफल होता है और कहता है कि वो सिर्फ मजाक कर रहा था। वह चले जाता है और शू को ये समझा देता है कि उसने अपनी शक्ति को जगाया है, लेकिन ल्यूका उस पर विश्वास नहीं करती और कहती है कि ये कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि उसका शरीर बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। बाद में शू को यह पता चलता है कि यूज़र इंटरफेस में एक दुकान भी है जिसमें वो बहुत सारी चीज़ें खरीद सकता है। उसे खाने के बाद वो दोबारा सोलर सिस्टम में जाता है जहां उससे दूसरा तारा जलता हुआ दिखाई देता है। वह लौट कर आता है और देखता है कि अब उसके पास बहुत ज़्यादा ही पावर्स है। वो वापस जाता लिविंग रूम में और उसे बच्चा चिढ़ाता है कि स्कूल का इवेंट उसने मिस कर दिया, लेकिन वो समझा देता है कि उनके पास पैसे नहीं हैं, उन्हें खाना और उसके पढ़ाई के लिए पैसे चाहिए। वो मैसेजिंग के ज़रिए अपने एक दोस्त को चिढ़ाता है और पता चलता है कि ऐसे भी पॉइंट्स कमाए जा सकते हैं। दुकान जाते हैं और कुछ अंडे वो अगले दिन बेच सकेंगे और शू उसे अच्छे से किया गया काम के लिए सहारा करता है, लेकिन उसे उसकी होमवर्क के बारे में पूछा जाता है ताकि और पॉइंट्स कमाए जा सकें। अगला दिन शू खुद भी भोजन बेचता है, जबकि वो काओ को सर्दी है। उसका स्टॉल उसके स्कूल के पास है और कुछ क्लासमेट उसे शर्माने के कारण इग्नोर कर देते हैं। एक र्यूड क्लासमेट शू को इंसल्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। शू उसे धोखा देकर उसे अपनी बाकी के अंडे खरीदने पर मजबूर कर देता है और उसे कई पॉइंट्स मिलते हैं। लड़के के पास कोई पैसे नहीं है, लेकिन एक पॉपी लड़की केओ उसको कुछ उधार देती है। शू बताता है कि अंडे आहार में उच्च गुणवत्ता होते हैं और अच्छा दिमाग को शक्ति देते हैं। जब उसका गुस्सा हुआ क्लासमेट चला जाता है। क्लास में पता चलता है कि एक वेबसाइट बनाई गई है जो स्पेसिफिकली जागृत लोगों के बारे में है। ये समझाया गया है कि फ़िलहाल 6 रैंक्स होते हैं, जिनमें F है जो आम लोगों से थोड़ा ज़्यादा ताकतवर होते हैं और A जो लोग होते हैं वो आकाश और पृथ्वी के सहमति प्राप्त कर सकते हैं। धीरे धीरे कई बार जागृत होकर लेवल बढ़ाने की भी संभावना है। शू तस्लीम करता है कि वर्तमान में वो सिर्फ F दर्जे का है,
जबकि एक विद्यार्थी गुस्से में टीचर से बहस करने के बाद जागृत हुआ है। शू हलचल को फॉलो करता है जो अंत में उसे छत पर ले जाते हैं। रास्ते में किया शियाओ को गुजरकर उसको उसकी शक्ति छुपाने की नोट करती है। छत पर विद्यार्थी धमकी देता है कि वो उससे कोई अप्रोच ना करें, लेकिन उसकी सोच सिर्फ यही है कि सभी नेगेटिव इमोशंस कैसे इकट्ठा किया जाए। विद्यार्थी विश्वास करता है कि कोई भी कठिनाइयों के लिए उसे सज़ा नहीं मिलेगी क्योंकि वो बहुत छोटा है। लेकिन शिव कानून के गहरे ज्ञान को दिखाने के लिए उठ खड़ा होता है, सबको चकित करता है और उसे कई पॉइंट्स प्राप्त होते हैं। ये मौका विद्यार्थी को पकड़ने के लिए इस्तेमाल किया जाता है और एक साथ ही हैरानी होती है कि शिव ने कैसे जाना कि वो टीचर को नहीं फेंकता, लेकिन उसने समझाया कि उसे पता नहीं था। क्लास में ये पता चलता है कि जो लोग उनका टेस्ट कराना होगा जो अवॉइड कोई नहीं कर सकता। शू अपने घर की तरफ जाते हुए वही व्यक्ति देखता है जिसे उसने फेस्टिवल पर इग्नोर किया था, जो एसेंटी के साथ दवाई देने में मदद कर रहा है। सिर्फ उसे दोबारा इग्नोर करने के लिए बच्ची का बुखार बढ़ जा रहा है क्योंकि उसने कपड़े धोने की कोशिश की थी और वो एक आकाशीय फल पाने की कोशिश करता है। उम्मीद है कि ये उसके इलाज कर देगा। अंत में उसे कुछ जीतने में कामयाबी मिलती है और वो खुश होता है। जब बच्ची उसका फल खाने के बाद शौक होती है, बच्ची ठीक हो जाती है और सोचती है कि कौन सा फल ऐसा होता है जो मुंह में ही घुल जाता है। वो उसे कुछ और देता है और शुरू में विश्वास नहीं करती कि शू जागृत है, लेकिन बाद में सोचती है कि शायद फल उगाना उसकी शक्ति है। उसने बताया कि वो भी जागृत होना चाहती है और शू ने उसे वादा किया कि वो एक रास्ता ढूंढेगा। जब वो चला जाता है तो कुछ पॉइंट्स वापस पाने के लिए उसने कुछ बार उसके होमवर्क का जिक्र किया। अगला दिन यह समझा जाता है कि एक विशेष क्लास का आयोजन किया जाएगा जागरूकों के लिए और उन्हें ब्लड टेस्ट से पहचाना जाएगा। शू का साथी उसे चिढ़ाकर कह रहा है क्योंकि उन्हें यकीन नहीं कि वो एक जागृत है और उन्हें यकीन नहीं कि जागृत है क्योंकि वो इतना कमज़ोर दिखता है। सभी विद्यार्थियों को विशेष क्लास के शिक्षक मिस्टर फे से परिचित किया जाता है, करके उनका नाम पेश किया जाता है और सब शौक हो जाते हैं कि जब शू का नाम बुलाया जाता है। फिर दिखाया जाता है कि दूर के एक पुराने टुकड़े पर एक विभेद है। एक व्यक्ति और किसी को उसने एक आक्रामक कहा है। उनका विभेद एक लड़ाई में बदल जाता है। क्लास में एक नए विद्यार्थी जियांग को परिचित किया जाता है और वह शू के पास बिठाया जाता है। क्लास को हैरानी होती है कि जब पता चलता है कि वो एक लड़का है क्योंकि उसमें कई महिलाएं जैसी विशेषताएं हैं। बाद में शू को यह याद आता है कि उसका नया शिक्षक एक राजदार काले कपड़ों में आदमी था जिसे उसने पहले भी मिला है और वो सोचता है कि क्लास का असली उद्देश्य कौन है। मिस्टर फे पूछते हैं कि कोई जानता है कि सोडियम पोटेशियम एलो क्या है और चुआ पर पूछते हैं, लेकिन उसका जवाब शर्मनाक होता है। जियांग समझाता है कि कई धातुएं ऑरा ट्रांसमिशन के लिए एक माध्यम बन गई हैं और कुछ लोग उन्हें हथियार में भी बदल सकते हैं। मिस्टर फे समझाते हैं कि 17 महीने पहले दुनिया का माहौल में तब्दीली आई और लोगों के पास कलाई मिली। जब सोडियम पोटेशियम एलो खून के स्पर्श करता है तो जो रंग निकलता है वो व्यक्ति का स्टार दिखाता है, मगर वो ये साफ कर देते हैं कि यह सिर्फ उनका वर्तमान स्टार है और उनका विकास उन पर निर्भर करता है। बाद में विद्यार्थियों के स्टार प्रकाशित किए जाते हैं और शू के क्लासमेट को शू को छेड़ते हैं और कैसे वो सबसे नीचे दर्जे का है, दर्जे F पर। जियांग को हैरान होता है कि शू कितना असर नहीं होता है उन बेइज्जतियों पर, जबकि वो अपने एक रूड क्लासमेट के बाल कटाव पे मजाक उड़ाता है। उस रात शू ये बताता है कि उसने सिर्फ ब्लड टेस्ट के बाद ज़्यादा फल खाने शुरू किए हैं और इसका नतीजा उसकी असली ताकत से बुरा है। उसका यूज़र इंटरफेस ये दिखाता है कि उसने लॉटरी से जीतने से अधिक सब्जियां जीत ली हैं और ये सिर्फ दुकान से ख़रीदी जा सकती हैं। वो दोबारा लड़की ड्रॉ करता है और नया इनाम अब बुरी बू वाला टोफू होता है। लुका चाहती है कि वो उससे पैनकेक्स ले आए, लेकिन कोशिशों के बाद भी सिर्फ टोफू ही मिलता है। अंत में कुछ नया आता है जो लुकाओ को प्रभावित करता है और उससे उसका अपना तारामंडल दिखाई देता है, मतलब कि उसका पहला जागरण हो चुका है। उस रात वो ये सोचती है कि उनके 2 तारामंडल में क्या अंतर है और क्या कोई संबंध है। वो चाहती है कि वो इतना गुस्सा होना बंद कर दे। इतना स्टिंगी टोफू जब उसके एक विचार आता है। अगला दिन शू एक व्यक्ति को तकदीर के साथ तलवारबाजी करते हुए देखता है और व्यक्ति उसे सिखाने से प्रस्ताव करता है, लेकिन शू नकारता है। फिर हम देखते हैं जब शू अपना प्लान
कार्यान्वयन करता है। वह स्टिंकी टोफू बेचकर पैसे कमाता है। जब लोग उसके गंध को सूंघकर पॉइंट्स भी मिलते हैं, परिणाम बड़े अच्छे होते हैं, जिससे शू काफ़ी खुश हो जाता है और उसका ध्यान सीधे फल खरीदने के लिए काफ़ी पॉइंट्स मिलते हैं। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि शू का तारामंडल काफ़ी बढ़ गया है और अब वह एक तलवार को बुला सकता है। वह याद करता है कि कैसे मिस्टर फे ने उन्हें सिखाया था कि 3 के साथ तारे हो सकते हैं। शू ये समझाता है कि ये उसने पहले तारे को तोड़ने के बाद तलवार प्राप्त की है और सोचता है कि वह 7 तारे को तोड़ने पर क्या प्राप्त करेगा। स्कूल में विद्यार्थी एक नेधा बैंक लूटे हुए डर से उलझ रहे हैं, जो कुछ जागृत लोगों ने किया है, और चिंतित हैं कि क्या यह दूसरे जागृतों के लिए परेशानी का कारण बनेगा। उन्हें अपने क्लास के एक ग्रुप बनाने का विचार पर चर्चा होती है। अपराध से लड़ेगा, जो कि एक अपराध से लड़ेगा। ली शू को समझाता है कि उसे इसमें शामिल होने की कोई ज़रूरत नहीं, कि वो पूरी तरह से विद्यार्थ है, क्योंकि उसके पिता को एक बॉडीगार्ड रखने का विचार है। शू ये समझाता है कि ली स्पष्ट रूप से एक दुखी इंसान है और वह खुश है कि वह उसके जैसा नहीं। एक विशेष कक्षा में मिस्टर फे हर विद्यार्थी को एक आत्मा पत्थर देता है, जिससे वे प्रयोग करके और परिणाम को रिपोर्ट करके अपनी प्रशासन में सहायता करें, लेकिन इस्तेमाल करना होता है। हालांकि इसका उपयोग करने के बाद शू को देखा जाता है कि यह केवल उसका तारामंडल अत्यंत हिंसक बना देता है, जिससे वह व्यर्थ को हो जाता है और वह सोचता है कि वह मिस्टर फे को कैसे बताएगा। अगली सुबह तलवारबाज फिर से देखता है कि वह उसका प्रयोग की टेक्निक का आदर्श और पूछता है कि वह सीखना चाहता है, लेकिन वह इसमें रुचि नहीं दिखाता। दोपहर के भोजन पर जियांग आपको देश द्वारा में मान्यता प्राप्त एक संगठन के बारे में बताता है, जो जागरूकता को इकट्ठा करने के लिए प्रदेश द्वारा मान्यता प्राप्त है। उन्हें पृथ्वी जाल कहा जाता है, जो सबसे आम जागृतों के लिए होता है, और स्वर्ग जाल, जो सबसे मजबूत जागृतों के लिए होता है। कम से कम एक बी दर्जे के होते हैं। स्वर्ग जाल में कम से कम 10 सदस्य होते हैं, जिसमें सबसे शक्तिशाली एक व्यक्ति का नाम टिंग है। उस रात शू चुपके से सुनता है जब सॉर्ट्समैन के पास एक आदमी आता है जो अपने आप को टिंग कहता है और मास्टर ली से मिलने का कहता है। मास्टर ली को स्वर्गीय नेटवर्क के सदस्यों को देखकर खुशी है और टिंग को अंदर बुला लेते हैं। टिंग समझाता है कि दुनिया में जंग चल रही है और मास्टर ली से कहता है कि वो उनके साथ स्वर्गीय नेटवर्क के अंतिम सदस्य के रूप में शामिल हो जाए। मास्टर ली समझाते हैं कि उनका विचार अलग है और उन्हें सिर्फ अपने आखिरी दिनों की सुख से बिताना है। टिंग कहता है कि बहुत सारे अवशेष हैं जो अभी तक एक्सप्लोर नहीं हुए हैं और अगर वो उन्हें जड़ी बूटियाँ मिल जाती हैं तो वो उन्हें वक्त पर पहुंचा देंगे। मास्टर ली उनके प्रस्ताव को इनकार करते हैं और टिंग उम्मीद करता है कि अगले महीने वो दुश्मन ना बन जाएं। जब वो जाते हैं, टिंग वादे को निभाने का वादा करता है। उसके बाद शू ली काओ को बताता है कि वो कौन था और सोचता है कि यह अच्छा विचार हो सकता है कि वो तलवारबाज से सीखने का प्रस्ताव स्वीकार करे, क्योंकि उन्हें लगता है कि वो पहले सोचता था से अधिक शक्तिशाली है। अगली सुबह शू मास्टर ली से सीखने का इशारा करता है, लेकिन उसका एक काम उसका पूरा समय ले रहा है। मास्टर ली सिखाने में उत्सुक है, इसलिए वो उसके पास जाता है। पहले हमने देखा कि शू ने वो रास्ता शक्ति जगा दी है, जो उसे लोगों के नेगेटिव इमोशन से पॉइंट्स कमा की अनुमति देता है। इन पॉइंट्स से वो फलों को खरीद सकता है, जो कि उसकी ट्रेनिंग की एफिशिएंसी को बहुत ज़्यादा ही बढ़ा देते हैं। उसने पता लगाया कि उसका पड़ोसी असल में बहुत शक्तिशाली व्यक्ति है, इसलिए उसने डिसाइड किया कि वो उससे तलवारबाजी सीखने के लिए उससे पूछेगा। कहानी आगे बढ़ती है जब हम देखते हैं कि शू एक लेवल के अवेकन के द्वारा एक अपराध का रिकॉर्डिंग देख रहा है। उसको ये सोचने लगता है कि मास्टर ली से पॉइंट्स क्यों मिल रहे हैं, जबकि उसने पूरा दिन बहुत सारे पाए हैं। बाहर जाते हुए वो शियाओ को देखता है, जबकि वो सुन सकता है कि क्लासमेट उसकी ताकत बढ़ने के बारे में चुगली कर रहे हैं। घर जाते हुए उसे लगता है कि लाशो मास्टर ली को बहुत परेशान कर रहा है, क्योंकि वो मुश्किल एक शागिर्द है। उससे समझ में आता है कि शियाओ के उदास होने से जो भी शख्स उसकी नफरत करेगा उससे पॉइंट्स मिलेंगे। उसकी शख्सियत दूसरों को गुस्सा दिलाने के लिए बिल्कुल सही है, इसलिए वह उसे कहता है कि वो अपनी असलियत में ही रहे। मास्टर ले फिर उसे ये कहता है कि वो वेट्स पहने कर ट्रेनिंग को बेहतर बनाए, और शू कहता है कि उनका स्पेशल युवान क्लास जो मिस्टर फे द्वारा सिखाया जाता है
पहले से ही ताकत बढ़ा देता है। मास्टर ली समझाते हैं कि कोरस बनाने वाले व्यक्ति का नाम यूजीन है। हेवनली नेटवर्क के मेंबर हैं और ट्रेनिंग को सबसे बेहतर समझता है, लेकिन बॉडी मूवमेंट के एक्स्ट्रा लेसन्स शू को अपने गोल्स अचीव करने में मदद करेंगे। हेवनली नेटवर्क का मेंबर है और ट्रेनिंग को सबसे बेहतर समझाता है, लेकिन बॉडी मूवमेंट के एक्स्ट्रा लेसन्स शू को अपने गोल्स अचीव करने में मदद करेंगे। शू फिर आसानी से वेट्स हैंडल करता है और अगले लेसन की मांग करता है। मास्टर ली अपनी एबिलिटीज़ डिमॉन्स्ट्रेट करता है और शू को एक तलवार 1000 बार घुमाने को कहता है, ये मेक श्योर करते हुए कि वो अपने शरीर में होने वाले बदलाव को महसूस करे। उससे पता है कि अभी उसके मसल्स में कोई मेमोरी नहीं है, सिर्फ टैलेंट है, और जब उसकी शॉर्टमैनशिप इंस्टिक्चुअल हो जाएगी तब वो एक और लेवल अचीव कर पाएगा। बाद में मास्टर ली जानना चाहते हैं कि शू को क्या लगता है जो किसी को स्ट्रांग बनाता है, और वो समझाते हैं जो रूल्स को इग्नोर करने जितने स्ट्रांग होते हैं उन्हें स्ट्रांग कहा जा सकता है, लेकिन एक्सपीरियंस ज़रूरी है वहाँ तक पहुँचने के लिए। फिर वो पूछते हैं कि शू फ्यूचर में ग्रेट पावर पोजेस करने पर ग्रेटर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के तैयार है या नहीं, लेकिन शू कहता है नहीं, समझाते हुए कि उसकी सिर्फ 2 रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, जीवित रहना और ली चाओ का अच्छा ख्याल रखना। मास्टर ली समझाने की कोशिश करते हैं कि ली चाओ के अलावा भी और लोग हैं जिन्हें वो देखभाल कर सकता है और मदद कर सकता है, लेकिन शू फिर भी कहता है कि वो नहीं करेगा क्योंकि इस दुनिया में सिर्फ जीवित रहना ही उसके लिए बहुत मुश्किल हो रहा है और उसके पास कोई उचित आदर्श नहीं है। मास्टर ली सोचने लगते हैं कि उससे अपने फाउंडेशंस के मिशन में विश्वास दिलाना कितना मुश्किल है, और शू को समझाते हैं कि वो उसका शिष्य नहीं बन सकता। फिर भी वो एक शर्त पर उससे तलवारबाजी सिखाएंगे। अगले दिन हम देखते हैं कि ली चाओ का मूड काफ़ी अच्छा है और उससे सिखाने बहुत आसान हो गया है क्योंकि शू ने उसे कई स्नैक्स दिए हैं। तभी एक आदमी आता है और मास्टर ली कहते हैं कि ली चाओ के एक चिड़चिड़ा सा कठिन अनवांटेड गेस्ट को ग्रीट करने के लिए कहें। स्कूल में शू को एक नोटिफिकेशन मिलता है कि उससे यूगीन से पॉइंट्स मिलते हैं। वह तुरंत पहचान लेता है कि ये वही हेवनली नेटवर्क मेंबर है जिसके बारे में मास्टर ली ने पहले बात की थी। घर पहुंचकर देखता है कि ली चाओ ठीक है और यूगीन सोचता है कि क्या मास्टर ली ने शू को सिखाएंगे, लेकिन कहता है कि ये समय बर्बाद करना होगा क्योंकि वो सिर्फ लेवल अप का है। यूगीन फिर अपने आने के कारण बताते हैं। देश में रूइंस दोबारा से उभरने लगे हैं और वो कहते हैं कि फाउंडेशंस जो मास्टर ली ने बचाने के उद्देश्य से बनाई थी दुनिया में रुकावट ना आए। उससे याद दिलाते हैं कि अगर वो चाहें तो हेवनली नेटवर्क में अंतिम जगह उसकी है और वो भी चाहता है कि फाउंडेशन नेटवर्क के साथ भविष्य में काम करे क्योंकि उनका दावा है कि वो दुनिया शांति की का ही एक उद्देश्य को साझ करके दें। बाद में मास्टर ली समझाते हैं कि शू को यूगीन के सामने डराने की कोई ज़रूरत नहीं है अगर वो सच में लेवल अप है, और उनसे कहते हैं कि वो सोडियम पोटेशियम टेस्ट ले ताकि उनका असल पोटेंशियल पता चले। उस रात वो टेस्ट लेते हैं और पता चलता है कि दोनों का पोटेंशियल लेवल 8 तक पहुंचने का है, लेकिन एक पल के लिए शू का टेस्ट ऐसे रंग में बदल जाता है जो चार्ट पर भी नहीं है। जब शू रिजल्ट दफन करता है तो वो उसे मास्टर ली को झूठ बोलता है कि उसे लगता है कि उनका असल पोटेंशियल छुपाना उसके लिए सुरक्षित होगा। खासकर मास्टर ली को कितने ज़्यादा शक्तिशाली लोगों का आकर्षण है। बाद में शू को अपने स्टार सिस्टम का दूसरा लेयर क्रैक करने में कामयाबी मिलती है और पता चलता है कि उससे एक स्किल्स मिलती है जो चोट से बचाव प्रदान करता है। फिर हम देखते हैं कि ली चाई प्रोग्रेस कर रही है। अब वो सो रही होती है और उठकर शू को बताती है कि उसने अपना पहला लेयर क्रैक कर लिया है। वह उसे याद दिलाती है कि वो अब भी एक लेवल आगे है। हालांकि उसने बताया कि उसके स्टार सिस्टम में एक काला होल आया है और उसने महसूस किया है कि ये मरा हुआ प्राणियों का ऊर्जा की उसके पास है। एक को चुनने के बाद वह उस काला होल में खींच लिया गया। अब वो उससे बुला सकती है और उससे कुछ भी करने के लिए इस्तेमाल कर सकती है।
वो और कुछ मरा हुआ चींटे ढूंढती है ताकि वो देख सके कि क्या वो एक साथ उन्हें कंट्रोल कर सकती है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकती। एक परिंदे पर ट्राई करने के बाद उसने बताया कि इसका कोई समय सीमा नहीं है और बहुत कम ऊर्जा लेता है, लेकिन ये उस आत्मा की गुणवत्ता पर निर्भर करता है जो उसने कंट्रोल की। ली चाओ इससे कुछ ज़्यादा शक्तिशाली पर करना चाहती है और मांगती है कि वो कब्रिस्तान जाए, लेकिन शू को ये विचार पसंद नहीं आता। उसके बजाय वो उसे एक कत्ल खाना ले जाते हैं और एक सुअर ढूंढने के लिए और बताते हैं कि अगर उससे ये पसंद नहीं आता तो पास में गधा जानता है। उस रात शू मांगता है कि वो उसका पिगी बाहर ले आए। जब वो ये करता है तो वो कुछ टेस्ट चलाता है ताकि वो आत्मा का थोड़ा समझ सके। बस देखता है कि वो ने लूचा को बहुत परेशान किया है। माफ़ी के लिए शू उसका पसंदीदा खाना बनाता है। जब वो उससे पूछती है कि तुम क्यों मुस्कुरा रहे हो, तो वो वही बताता है कि वो बस इतना खुश है कि वो रोज़ इतना अच्छा खाना प्रोवाइड कर सकता है। फिर उसको ये सोचता है कि अगर वो घर खरीद सकता है तो किराए पर रहते हैं तो कितना अच्छा होता। जब उससे कुछ होने की आहट महसूस होती है तो वो उससे पीछे छोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो समझाता है कि उसने अभी महसूस किया है और वो उसके साथ जाएगी। वो पहुंचता है और देखता है कि मिस्टर फे और कुछ और ब्लैक कोट्स ने लेवल डी अवेकन के साथ संपर्क किया है। लेवल डी डेकॉइट और उसके गूंस बहुत ही ताकतवर साबित होते हैं, जिसकी वजह से ब्लैक कोट्स के लिए बहुत सारे मसले पैदा होते हैं। तब लगता है कि मिस्टर फे ने उनका मुकाबला कर लिया है, तो डेकॉइट एक बड़ी भारी भरमार का कारण बनाता है जो उससे मौका देता है भाग जाने का। शू समझाता है कि ये बहुत ख़तरनाक है और बच्चे को जाने के लिए कहता है। इस पर वो आखिर में खफा होकर चली जाती है। शू को देखकर हैरत होती है कि नेटवर्क कितना अच्छी तरह तैयार है। जब उससे देखता है कि कितना सारा बैकअप आ गया है, फिर हम देखते हैं कि इमारत में दाखिल होता है, लेकिन एक ब्लैक कोट उसे पीछा करता है और उसका हथियार उसे छीन लेता है। उस टेंशन लम्हे में सब शू की शक्ल को देखते हैं, लेकिन वो पहचान नहीं पाते। वो समझाने की कोशिश करते हैं कि वो बस घूमने आ गया था, लेकिन ब्लैक कोट्स उसे फिर भी पीछा करते हैं। शू की ट्रेनिंग का असर पूरा दिखता है जब वो हमले से बचता है और लड़ाई को अपने कब्जे में ले लेता है। डेकॉइट भी बहुत अच्छा कर रहा है और एक अच्छा उदाहरण देता है कि लेवल डी कितना ताकतवर हो सकता है। जब फे के प्रयास दोनों लड़ाइयों को किसी भी तरीके से प्रभावित करने में असफल रहे, क्योंकि सिर्फ कुछ कूल भरमार को बढ़ा सकते हैं, अंतिम में बेहोश हो जाते हैं। शू देखता है कि सब बेहोश हैं। वो डेकॉइट से मिलती है। शू अपनी बड़ी ताकत का इस्तेमाल करके उसके एक पंच को पार कर लेता है और उसके डैगर से डेकॉइट को ख़त्म कर देता है। शू घर लौटकर किसी नुकसान की जांच करता है और बच्चे से कहता है कि वो कुछ अच्छी आत्माओं को ढूंढने के लिए बाहर जाएं, तो थोड़ी से डाउट में होते ही है, क्योंकि बस एक पिक के साथ ही ख़त्म हो गया। उसको लगता है कि उन्हें एक दूसरे पर ज़्यादा भरोसा करना चाहिए और पूछता है कि कभी उसने उसे धोखा दिया, जिसका जवाब है हाँ। जब वो चलने लगते हैं तो मास्टर ली पूछते हैं कि वो कहाँ जा रहे हैं, और वो झूठ बोलकर कहता है कि वो रात को खाने के लिए जा रहे हैं। बच्चे ने एरिया को देखने के बाद शू उसे ले जाता है जहां युद्ध समाप्त हुआ था। वो बताती है कि वो 3 बाकी आत्माओं को एहसास कर सकती है और उससे कहता है कि वो ब्लैक होल को लंबा आदमी ले जाए, लेकिन उसने आत्मा को बाहर लाने की कोशिश करने के बाद उसने बताया कि उसमें अभी तक इतनी शक्ति नहीं है, लेकिन एक दिन बाद होनी चाहिए। उसने कहा कि अभी अगर घर नहीं जा सकते क्योंकि उसने खाने के लिए उन्हें ले जाने का वादा किया था, लेकिन शू को लगता था कि यह सिर्फ मास्टर ली के लिए छूट था। वो समझाता है कि उसको इतनी जल्दी खाना नहीं खाना चाहिए, अब जब उसका फाइनेंशियल स्टेटस अच्छा है और वो उसे ज़्यादा बार खाना खिला सकते हैं। शू फिर कहता है कि चीज़ें ख़तरनाक हो सकती हैं, इसलिए अभी बेहतर होगा अगर वो अपनी काबिलियत छुपा लें। उसे पता है और कहती है कि बात करना बंद करें क्योंकि खाना ठंडा हो रहा है। वो ये सोचने लगते हैं कि उसके साथ ज़िंदगी मुश्किल होगी और शायद उसका एक बेहतर जीवन आश्रम में हो सकता है। उससे पूछती है कि क्या वो फिर से उससे अकेले आश्रम में छोड़कर चले जाने का इरादा रखते हैं, और कहती है
कि उससे खाना या कपड़े की परवाह नहीं है, उसे सिर्फ ये फ़र्क पड़ता है कि वो उसका परिवार है। शू फिर याद करता है जब उसने पहले उससे छोड़ा था और उसका जीवन कितना मुश्किल हो गया था। अंत में वो उसे ढूंढ लेती है और दोनों ने अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए बहुत मेहनत की। फिर उससे बताता है कि वो उनके लिए एक घर खरीदना चाहता है और अब और नहीं रोए, क्योंकि वो वादा करता है कि वो हमेशा उनकी परिवार रहेंगे। कहीं और नेटवर्क के सदस्यों चोरों के मामले पर चर्चा कर रहे होते हैं और कैसे एक रहस्यमय अवेकन प्रकट हुआ जो एक लेवल सी के पोटेंशियल का प्रतीक था। वो सोचते हैं कि ये कौन हो सकता है और उसके शरीर को ढकने वाला काला छाया क्या है। टिंग उसको पहचानने की महत्व को दबाने के लिए बताता है कि पूरे नेटवर्क में सिर्फ 7 लोग लेवल सी से ऊपर हैं। एक सदस्य बताता है कि अगला रन ये शहर में ही प्रकट होगा और वो जाना चाहिए क्योंकि कोई भूल करने की जगह नहीं है। टिंग उस पर अमल करने के लिए राज़ी हो जाता है, लेकिन उससे समझाता है कि वो अपने आप को संभाले। दूसरे सदस्य ने तय किया कि लेवल सी अभी भी सिर्फ एक टीनेजर है जैसे उसने बात की थी, और हैरान है कि कैसे कोई इतना छोटा होने के बावजूद इतना ताकतवर हो सकता है। बाद में शू बताता है कि उसका स्टिंगी टोफू बहुत लोकप्रिय हो गया है, लेकिन लोग अब नकारात्मक एहसास नहीं करते क्योंकि उन्होंने उससे गंदे से आदत डाल ली है और स्वाद पसंद कर लेते हैं, जिससे उससे अब पॉइंट्स नहीं मिलते। खाने के बाद वो देखते हैं कि वो कुछ कस्टमर्स को निराश करके कुछ पॉइंट्स ले सकता है। उस रात शियाओ उसे उठाकर खुशी से दिखाती है कि उसने डी लेवल टकॉइट का स्पिरिट एक दिन के बाद बाहर लाया है। उसने बताया कि वो उससे उसकी शक्तियों का इस्तेमाल भी नहीं करवा सकती और पूछती है कि क्या वो टेस्ट के तौर पर उसे मारना चाहती है, लेकिन वो मना कर देता है क्योंकि ये बहुत नुकसान पहुंचाएगा। उसने कुछ डेकॉइट के स्मृतियन देखने को मिलता है और पता चलता है कि वो चुरा हुआ पैसा कहाँ छुपाया है, और शू के हमले को तारीफ करते हैं लेकिन फिर वो वापस ले लेता है। लेक्सा पैसा लेना चाहती है लेकिन शू समझाता है कि उन्हें इसे पुलिस को देना चाहिए। उससे आगे कहता है कि ये घर खरीदने के लिए काफ़ी होगा, लेकिन शू कहता है कि इसे उस पर छोड़ दें और उन्हें गलत तरीके से ख़रीदना नहीं है। उससे आराम मिलता है क्योंकि उससे लगता है कि शू के पास पैसा है और पूछती है कि वो कहाँ है, लेकिन शू कहता है कि वो भविष्य में है। वो सो जाती है और शू एक फ्लायर को देखता है जिसके घर का दाम 2,40,000 युआन बताया गया है। क्लास में सू जियांग को कुछ गार्लिक चिप्स दिखाते हैं जो बहुत पैसा में बिक गए। जियांग समझाता है कि वो गार्लिक चिप्स एक ऐसे आशीर्वादित ज़मीन से आते हैं जो उस व्यक्ति के माता पिता ने खरीदी थी और उनमें प्रभाव को तेज़ी से बढ़ाने हैं और जागरूक करते हैं। उसने बताया कि आशीर्वादित ज़मीन में आध्यात्मिक शक्ति भरपूर होती है जो क्षेत्र के जानवरों और पौधों को प्रभावित करती है, और फिर आशीर्वादित ज़मीन में अलग अलग स्टार पर गुणवत्ता होती है। ली के परिवार की वो आशीर्वादित ज़मीन मिस्री है और अगर ली उसका अधिक उपयोग करे तो उससे नुकसान हो सकता है। फिर शू को विचार आता है कि शायद विद्यार्थियों द्वारा इस्तेमाल किया जाने वाला स्पिरिट स्टोन कीमती होते हैं, और जियांग बताते हैं कि एक कंसाइनमेंट स्टोन का आगमन हुआ है और उन्हें एक स्वागरीय नेता द्वारा वितरण किया जाएगा। बाद में सभी विद्यार्थी अपने नए प्रदान के प्राथमिक सम्मेलन में शामिल होते हैं। नेटवर्क के सदस्य के रूप में ली शाह पहुंचता है और ये बताता है कि वो कुछ पैसे उखाड़ने की कोशिश कर रहा था जब एक कॉप आ गया, एक अनजान टिप प्राप्त करने के बाद। जब शू उसे देखता है तो उसे तुरंत उसकी शक्ति का एहसास होता है, एक लेवल बी के रूप में, और ली शाह को कुछ नोटिस होता है कि लेकिन बाद में पता चलता है कि वो बस यह सोच रहा है कि सब क्यों एब्सेंट है, क्योंकि नया प्रधान ईशा को भाषण देना होगा और उसकी कोशिशें उसे बचने में असफल हो जाती हैं। बाद में ली शॉ खुद को एक लेवल बी के रूप में परिचित करते हैं युआन क्लास को और उन्हें बताता है कि एक संदेहजनक व्यक्ति के बारे में जिसने समुंदरी स्टार माना जाता है। डी लेवल डेकॉइट एक तलवार धारण करता है और एक ऊर्जा कवच से सुरक्षित है। अगर किसी ऐसे व्यक्ति को देखते हैं तो उन्हें तुरंत रिपोर्ट करना चाहिए। उस आगे कहते हैं कि उस दिन से वे अपने ट्रेनिंग के लिए हर महीने बहुत ज़्यादा ही पत्थरों को प्राप्त करेंगे। मिस्टर फैफ समझाते हैं कि जो लोग लेवल सी तक पहुंचने की क्षमता रखते हैं उन्हें एक पत्थर मिलेगा B2 और A को 10 मिलेगा। जो भी जागरूक हैं उन्हें अधिक से अधिक 2 पत्थर मिलेंगे, जिसका मतलब है कि शू
जो कि काफ़ी क्षमता नहीं रखता, कम से कम 2 पत्थर प्राप्त करेगा हर महीने। बाद में शू से पूछते हैं कि क्या आध्यात्मिक पत्थरों के लिए काला बाजार है। जियांग हैरान है कि वो अपना भविष्य बेच देगा, लेकिन शू समझाता है कि अगर वो लगातार रोज़ी कमाने के लिए चिंता करना चाहता है तो ट्रेनिंग पर ध्यान नहीं दे सकता। जियांग कहते हैं कि पत्थरों को नेटवर्क द्वारा नियंत्रित किया गया और उनका व्यापार निषेध है, लेकिन उनके लिए एक काला बाजार है। उनकी कीमत 1 लाख युआन है। शू कहता है कि वो अपना हर एक पत्थर 1,20,000 युआन में बेचना चाहता है और जियांग एक खरीदार ढूंढता है। उससे यह भी हैरानी होती है कि वो उन पर भरोसा करती है कि वो नए पत्थरों को संभाल लेंगे, और वो समझाते हैं कि ये उनके दोस्त हैं। घर पर मास्टर ली को देखकर मास्टर ली शॉक में आ जाते हैं जब वो अपने घर से ली शा निकालते हैं, और ली शा समझाता है कि वो सिर्फ दवाई छोड़ रहा था जो नेटवर्क ने उन्हें वादा किया था। मास्टर ली फिर ली शाओ से पूछते हैं कि उसने अनजाना मेहमानों के लिए परेशानी भरी सलाम सुनाए, और वो लंबा वर्जन देती है। ली शा समझाता है कि कुछ पुराने अवशेषों में 2 कंकाल मिले हैं और समांतर रूप में से घूम सकते हैं, और यह एक ई लेवल जागरूकता के बारे में हो सकता है। लीशा जानना चाहती है कि क्या उसके पास कोई जानकारी है, लेकिन मास्टर ली समझाते हैं कि फाउंडेशन ने अपना वादा निभाया है कि हस्तक्षेप नहीं करेगी। अंत में लीशा संदेहजनक लेवल सी को उठाता है और उसका लड़ने का तरीका मास्टर ली की जैसा ही है, लेकिन वो जल्दी पीछे हट जाता है जब मास्टर ली दुखी होते हैं। उसने सोचा कि ये उनका शिष्य है, उसने उसे इमरजेंसी के लिए ख़रीदा। उसने ये भी समझाया कि कल वो छुट्टी गाड़ी दफ्तर के ट्रांसफ़र के लिए, क्योंकि कल घर उनका हो जाएगा। उसकी डिसबिलीफ है जो पूछती है कि आंगन, फर्श, दीवार, कीड़े मकोड़े सब उनका हो जाएगा। उसने हाँ कहा और कहा कि ज़रा सा भी धूल भी उनकी होगी। उस रात शू अपने तरीके से आगे बढ़ता है उसके तारे सिस्टम के साथ, और हम देखते हैं कि एक अंधेरा बादल बच्चे के शरीर में प्रवेश करने लगता है। अगले दिन शू ने दफ्तर को ट्रांसफ़र को फाइनल किया और एक एसएमएस प्राप्त किया बच्चे से कि वापस उनके घर आए खाना खाने के लिए साथ में, लेकिन उसको उसकी ऑफ़र को ठुकरा देना पड़ता है जब उसको एक अचानक कीमत की एसएमएस और फ़ोन कॉल मिलता है जो बताता है कि युआन क्लास के सारे स्टूडेंट्स तुरंत इकट्ठा होने आए। सो गाइस, ये थी हमारी पार्ट 2 इस एनिमे का रिकैप। तो नेक्स्ट एनिमे का रिकैप हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए आप लोगों को वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर देना है, और आपको बताना है कि आपको कौन से एनिमे में रिकैप चाहिए, उसको आपको कमेंट में लिख देना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।